शो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। ये हेडिंग लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आएगा। इसलिए इसे रियल लॉ बोलते हैं, असली लॉ। न्यूटन के 3 लॉज थे, तो न्यूटन के 3 लॉज में जो सेकेंड लॉ है उससे मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी ड्राइव कर सकता हूं और सेकेंड लॉ के अंदर से मैं थर्ड लॉ भी ड्राइव कर सकता हूं। तो इसलिए सबसे बड़ा लॉ कौन सा हुआ? सेकेंड लॉ। हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो, केस 1, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ निकालते हैं। कैसे? सिंपल है। सेकेंड लॉ से क्या है? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फॉर्मूला सेकेंड लॉ से मिला। तो इसके अंदर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 लगे, हम फोर्स लगानी बंद कर दें एक बॉडी पे, तो उसकी मास तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन 0 के 2 मतलब होते हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे है या मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो यही बोलता है कि बॉडी इज आइदर एट रेस्ट या मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो पहले ये लिखो, ऐसे ही लिखना पेपर में, केस नंबर 1, और ये लिखो एक बार। तो केस नंबर 1 क्लियर हो गया। फिर उसके बाद केस नंबर 2, थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। अब 2 बार करेंगे, पहले फर्स्ट लॉ और फिर थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। करें स्टार्ट। जब मैं ये प्रूव करूंगा थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, तो सबसे पहले ये लाइन पक्का लिखनी है, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने ये लिखना है, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज, और आइसोलेटेड को अंडरलाइन या बॉक्स में डालना है। पहले एक लाइन लिखो सिर्फ और डायग्राम बनाओ। एक लाइन लिखो और डायग्राम बनाओ। ये जरूर लिखना है, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज। तो इसके अंदर 2 बॉडीज हैं, ये M1 M2 2 बॉल्स हैं, इनकी आपस में कोलिजन है, टक्कर हो जाती है। जब टक्कर होती है तो M1 M2 को फोर्स लगाता है, M2 M1 को फोर्स लगाता है। M1 के ऊपर क्या फोर्स लगी है? 1 के ऊपर फोर्स लगी, 2 ने लगाई। और M2 के ऊपर क्या फोर्स लगी? 2 के ऊपर फोर्स लगी, 1 ने लगाई। इन फोर्सेस को इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये एक्शन है तो बदले में ये रिएक्शन, और मुझे प्रूव करना है कि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो पहले आप डायग्राम बनाओ, पहली लाइन लिखो, उसके बाद बताता हूं क्या करना है। इसको लिखें और समझें, है 2 मिनट का काम। हमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझना है, व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। सुना कभी आपने?
आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो। ठीक, आईसीएसई के हैं, ठीक है, आईसीएसई का बच्चे को पता होता है, ठीक है, आ रहा हूँ वहीं पे आ रहा हूँ 2 मिनट, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि ये प्रूफ का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या एक्ट करती है? जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। जैसे एक बॉल ने दूसरी बॉल को टक्कर मारी तो उनकी इंटरनल फोर्सेज हैं F12 F21, उनकी आपस की फोर्सेज हैं, ना उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन है, ना मैंने जाके कोई फोर्स लगाई, कोई उसको टच नहीं कर रहा। इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब जैसे फॉर एग्जांपल और समझते हैं इसको डिटेल में, कुछ और एग्जांपल लेके दिखाता हूं। तो पहली डेफिनेशन ये है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगी? जीरो। न्यूटन का लॉ कहता है कि dp बाई dt जो फोर्स होती है वो क्या होती है? dp बाई dt ये होती है। अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या इज अ जीरो? कांस्टेंट, तो p इज अ कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि अगर फोर्स जीरो है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, तो p इज अ कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है एंड जिसका टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या है? कांस्टेंट है। तो ये पहली चीज क्लियर है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की 2 पहचान है, एक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और दूसरा उसका लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है, बॉडी का नहीं सिस्टम का कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने बोला आपने याद कर लिया, ठीक है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूं जिसपे आपको दिखेगा कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और दिखेगा कि उसका मोमेंटम भी कांस्टेंट है। और आपने ये चीज की हुई है ऑलरेडी 9th क्लास में। सपोज आपके पास ये एक गन है, गन के अंदर एक बुलेट है, दोनों रेस्ट पे हैं। तो बताओ गोली चलने से पहले गन का मोमेंटम क्या है? बुलेट का मोमेंटम क्या है? जीरो। तो टोटल मोमेंटम क्या है? जीरो। गोली चल पड़ी, बुलेट चली m1 विद अ वेलोसिटी ऑफ v1, तो गन को हर हालत में पीछे ही जाना है विद अ वेलोसिटी ऑफ v2 सच दैट जो इसकी वैल्यू आएगी एग्जैक्टली वही वैल्यू इसकी आएगी, ताकि 2 वेक्टर आपस में क्या हो जाए? कैंसल, और नेट मोमेंटम फिर से क्या आ जाए? जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने जब गोली को चलाया तो बुलेट जब चलती है उसका प्रिंसिपल क्या है? गन के अंदर स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोल्डेड है। जैसी गोली चली आपने ट्रिगर दबा के छोड़ दिया, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी है जो बुलेट को मिलती है और बुलेट भागती है आगे की तरफ। तो इसमें मैंने जब गोली चलाई तो मैंने बुलेट के ऊपर या गन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई। आपने ये भी देखा होगा जब कभी आर्मी की कोई लड़ाई हो रही हो तो टैंक्स हैं या बोफोर गन्स हैं तो क्या करते हैं आर्मी वाले? एकदम चलाते हैं और फिर खुद पीछे भी हो जाते हैं। कभी कभी बड़ी जोर की वो कोई मिसाइल निकलती है और पीछे की तरफ रिएक्शन आता है, तो देखो आर्मी वाले जाके ना तो मिसाइल को फेंकते हैं ना टैंक को फेंकते हैं, वो तो दूर से खड़े देख रहे हैं। नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। तो जब गोली चली, एक तो तरीका है कि मैं गोली को पकड़ता हूँ और मैं चलाता हूँ अपनी मर्जी से, इधर चलाऊँ इधर चलाऊँ इधर चलाऊँ, मेरी मर्जी, ऐसा थोड़ा ना हो रहा है। गोली चली और उसके रिएक्शन में गन पीछे गई। अब ये तो नहीं हो रहा कि गोली चली, गन को मैं कभी अपनी स्पीड के हिसाब से तेज फेंकूं स्लो फेंकूं, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें कैलकुलेट नहीं हो रही। तो एक नेचुरल सिस्टम है जिसके एक्शन के बदले में नेचुरली क्या मिल रहा है? उसका रिएक्शन मिल रहा है। तो इसलिए बुलेट का अगर इतना मोमेंटम है तो गन का मोमेंटम इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो साइन क्या लगेगा? नेगेटिव, ताकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम आए और नेट आंसर फिर से क्या आ जाए? जीरो। तो हम बोल सकते हैं गन और बुलेट का टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। जीरो मींस कांस्टेंट है, तो गोली चलने से पहले गोली चलने के बाद कांस्टेंट है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि टोटल मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक बॉम्ब एक्सप्लोड करें, मान लो एक बॉम्ब है और बॉम्ब फटता है, बॉम्ब जब फटेगा तो मान लो बॉम्ब जब फटा नहीं था तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो, रेस्ट पे है, बात खत्म।
बॉम्ब जब फटता है तो मैं जाके ऐसा नहीं बॉम्ब को फोड़ता, पहले 2 टुकड़े करूंगा, एक टुकड़े को इधर फेंकूंगा, इधर फेंकूंगा। अगर ऐसे ही कर दिया, अपनी मर्जी चला रहा हूं, फिर तो 2 बॉम्ब के टुकड़े जेब में डाल के घर भी चला जाऊंगा, तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो ऐसा तो नहीं हो रहा। हो क्या रहा है, बॉम्ब का एक टुकड़ा अगर आगे गया तो दूसरा टुकड़ा एग्जैक्टली इसके पीछे ही जाएगा, ताकि मोमेंटम फाइनल भी 0 आ जाए। तो यानी कि एक टुकड़ा आगे गया तो दूसरा पीछे आएगा ही आएगा, ताकि नेट मोमेंटम क्या जाए, 0। तो जो जितनी ये वैल्यू है उतनी ये वैल्यू है। 9th क्लास में सुना होगा, जब गोली चलती है M1 V1 M2 V2, तो आप तो याद करके आते हो ना, फॉर्मूला लगा दो, टीचर बोलता है M1 V1 M2 V2, M1 V1 M2 V2 निकाल लो आंसर। लेकिन एक्चुअल में ये हो रहा है, बिकॉज गोली का चलना इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, बॉम्ब का फटना इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। उसी तरीके से एक चैप्टर आएगा कोलिजन्स, कोलिजन। 2 बॉल जब मान लो मूव कर रही हैं, M1 मूविंग विद U1, M2 इज मूविंग विद U2, और मान लो U1 बड़ा है U2 छोटा है, रास्ते में इनकी टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद M1 की वेलोसिटी हो जाती है नई V1, और टक्कर के बाद M2 की वेलोसिटी हो जाती है V2। तो क्योंकि जो कोलिजन है इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, मैं जाके बॉल्स को अपने हाथ से नहीं लेके जा रहा और हाथ से टक्कर करवा के अपनी मर्जी से वेलोसिटी V1 V2 नहीं दे रहा। नेचुरली U1 U2 है, अपने आप टक्कर हुई, टक्कर के बाद V1 V2 हो गई। तो ये सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, M1 U1 प्लस M2 U2, और फाइनल मोमेंटम क्या है इसका, M1 V1 प्लस M2 V2। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम एक चैप्टर कोलिजन करेंगे। कोलिजन में ये पूरी इक्वेशन बनती है। कोलिजन का बेसिक प्रिंसिपल ही लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है। इसे बोलते हैं मोमेंटम कंजर्व कर दो। मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल को इक्वेट कर दो। इसे बोलते हैं मोमेंटम को कंजर्व कर दो। कंजर्व करने का मतलब कांस्टेंट रखो। तो ये चीज अगला लेक्चर जो है वो इसी के ऊपर है। नेक्स्ट लेक्चर आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल्स, मैथमेटिकल एग्जांपल्स हैं, कहां कहां लगता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके एग्जांपल्स हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे ये पता है एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो मैंने जाके कोई फोर्स नहीं लगाई। तो पहला स्टेप, P1 वेक्टर लीनियर मोमेंटम ऑफ M1, P2 वेक्टर लीनियर मोमेंटम ऑफ F2, F12 वेक्टर फोर्स एक्सपीरियंस बाय M1 ड्यू टू M2, और F21 वेक्टर फोर्स एक्सपीरियंस बाय M2 ड्यू टू M1। इसे लिखो पहले। वन टू का मतलब 1 बॉडी पे फोर्स लगी, 2 ने लगाई। 2-1 का मतलब 2 पे फोर्स लगी, 1 ने लगाई। ठीक है, तो F12 का मतलब 1 पे फोर्स लगी, बॉल 1 पे 2 ने लगाई। 2-1 का मतलब 2 बॉल पे फोर्स लगी, 1 ने लगाई। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट F इज इक्वल टू dP बाय dt। तो सेकंड नंबर बॉल के लिए F21 क्या होगा, बॉल नंबर 2 के लिए dP2 बाय dt, और बॉल नंबर 1 के लिए dP1 बाय dt। इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, लेफ्ट और राइट को। तो ऐड करोगे d बाई dt कॉमन, तो क्या बनेगा, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। ठीक है, ठीक है यहां तक। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि कोलिजन जो टक्कर हो रही है बॉल्स की वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर ये P1 एंड P2 का सम कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। तो ये 0,
तो इसको 0 कर देना। F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर, ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट। इट प्रूव न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तक लिख के आना है, ये करके आना है आपने।